વિઝિટિંગ પ્રોફેસર તરીકે સેવા કરી છે, સેવા આપી છે. વિશ્વના મોટાભાગના દેશોમાં તેઓ વક્તા તરીકે ગયા છે. એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડ હોય કે પોલિટિકલ ફિલ્ડ હોય કે સ્પિરિચ્યુઅલ ફિલ્ડ હોય, આ દરેક ક્ષેત્રમાં એમના જ્ઞાનનો લાભ એ નવી પેઢીને મળે એ માટે સ્પીકર તરીકે પણ અલગ અલગ એવોર્ડ એમને મળેલા છે. એવા પ્રખર વક્તા, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા, રાજ્યસભાના સાંસદ ડોક્ટર સુધાંશુ ત્રિવેદીજીના સ્વાગત માટે વડોદરાના આપણા લોકપ્રિય સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટને વિનંતી કરું છું કે ખેસ દ્વારા ડોક્ટર સુધાંશુ ત્રિવેદીજીનું સ્વાગત કરે. હવે હું ડોક્ટર સુધાંશુ ત્રિવેદીજીને વિનંતી કરું છું કે સંસ્કારી નગરી, કલા નગરી અને સયાજી નગરી એવી વડોદરાના અમારા સૌ પત્રકાર સાથી ભાઈઓ બહેનોને સંબોધન કરે. ડોક્ટર સુધાंशु त्रिवेदी जी. मित्रों, आप सभी जानते हैं कि गुजरात में चुनाव की प्रक्रिया अब पूरी तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है. हमारे तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सघन जनसंपर्क, चुनावी सभा और प्रेस वार्ता के कार्यक्रम का यह दूसरा चरण चल रहा है. इसी सिलसिले में आज मैं यहां गुजरात की शैक्षणिक और सांस्कृतिक राजधानी वडोदरा में हूं और यहां मुझे इसलिए भी एक अलग प्रसन्नता का अनुभव होता है क्योंकि मैं स्वयं भी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहा हूं. तो यहां के इस सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र में आकर एक अलग अनुभूति होती है. महत्वपूर्ण इसलिए है कि विगत 27 वर्षों में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की भिन्न भिन्न सरकारों ने, विशेषकर 2001 के बाद वर्तमान प्रधानमंत्री और जो उस समय मुख्यमंत्री रहे श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले प्रत्यक्ष क्रियान्वयन के द्वारा और बाद में उनके मार्गनिर्देशन में आज गुजरात एक नया स्वरूप धारण कर रहा है. वडोदरा में भी यदि आप देखें तो एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है. यह वो क्षेत्र है जहां महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने स्वतंत्रता से पूर्व के वर्षों में भी शिक्षा को एक बहुत ऊंचा मुकाम दिया था. शायद आज बहुत से लोगों को जानकारी ना हो कि ब्रिटिश इंडिया से कहीं बेहतर साक्षरता की दर बड़ौदा की रियासत में उस जमाने में होती थी. आज उसके बाद यहां की शिक्षा व्यवस्था को एक नया मुकाम, नई ऊंचाई देने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है. आज आप देखते हैं कि हमारे यहाँ गति शक्ति यूनिवर्सिटी बन रही है. यहाँ पर IIIT यहाँ पर स्थापित हो रहा है. नॉलेज सिटी आप पहले ही देख चुके हैं. केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित होने की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है. तो नॉलेज के नए नए केंद्र यहाँ पर स्थापित करके गुजरात में अपने गौरव और परंपरा के अनुरूप बड़ौदा को उच्च स्थान दिलाने का कार्य सरकार के द्वारा पूरी कुशलता के साथ किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त अगर हम नॉलेज की दृष्टि से देखें तो बताइए, देश में हमारी सरकार आने से पहले भी हम इंटरमीडिएट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल बना लेते थे पर हवाई जहाज नहीं बना सकते थे. यह बात तर्कसंगत नहीं लगती थी. मोदी जी की सरकार ने आने के बाद जो डिफेंस प्रोडक्शन में शुरुआत की है, आज आप बताइए कि भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण यहीं वडोदरा में होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरबस के साथ कोलैबोरेशन में होगा. ये विकास और नई टेक्नोलॉजी को एक नए मुकाम तक पहुंचाने का कार्य किया गया है. इसके अतिरिक्त हमें स्मरण आता है कि एक दौर था यहाँ पर
जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब होती थी कि लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे, शहर में भी, तो ये जानकारी लेके जाते थे कि कहीं वातावरण वहां ऐसा तो नहीं है कि कहीं कर्फ्यू लग जाए या कोई सांप्रदायिक तनाव हो जाए। वहीं आज पूरी तरीके से कानून की व्यवस्था की स्थिति सुगम है और सभी लोग पूरी सुरक्षा के साथ कार्य भी कर सकते हैं और कहीं पर भी मूवमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए जो बुलेट ट्रेन है वो यहां से जा रही है, रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप दिया जा रहा है, स्वच्छता क्लीनिनेस की दृष्टि से एक नया स्वरूप वडोदरा को दिया जा रहा है। ये सारी चीजें हम सब देख रहे हैं और इसी के साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार ने विकास, जन कल्याण और गुजराती अस्मिता, जिसमें राष्ट्र गौरव भी शामिल है, उसको तीनों को समान रूप से व्यक्त करने का कार्य किया है। तो गुजरात में यदि हम देखें, यहां पर यदि वायुसेना के लिए विमान बन रहा है तो अहमदाबाद में फाइनेंशियल टेक सिटी, भारत का पहला फाइनेंशियल टेक सिटी बनने जा रहा है। सरदार सरोवर के द्वारा पानी को गुजरात के उन क्षेत्रों में पहुंचाने में सफलता हासिल हुई जिनके बारे में लोग कहते थे ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। और प्राकृतिक खेती में चाहे डांग जिले को अथवा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन का केंद्र जामनगर में बनना हो, चतुर्दिक यदि आप देखेंगे तो गुजरात में विकास के नए स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु उसी के साथ साथ एक उदाहरण भी देना चाहता हूं, जैसे मोढेरा का गांव है। यह भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव है, जहां लगभग सारे के सारे घर भी सौर ऊर्जा से ही चलेंगे। परंतु उसी के साथ वहां पर सूर्य भगवान का एक मंदिर भी होगा, यानी 21वीं सदी के नए टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, सोफिस्टिकेटेड, एडवांस भारत का भी दृश्य होगा और आत्म गौरव, अस्मिता से युक्त भारत का भी रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई पड़ेगा। यहां पर आपने देखा कि यहां के निकट में ही मां काली का मंदिर जो पावागढ़ में है, 540 या 42 वर्षों के बाद वहां पर ध्वजा पुनः स्थापित हुई। और वही आप देखिए 550 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि की भी ध्वजा उतनी ही गरिमा के साथ, स्वाभिमान के साथ उभरती हुई दिख रही है। और संभवतः मकर संक्रांति के आसपास जनवरी 24 में वह भी उभर कर सामने आएगा। इसलिए अस्मिता और गौरव, विकास और जन कल्याण, तीनों ही चीजों को लेकर समान रूप से आगे बढ़े। और मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी, दोनों संगठनात्मक और सरकार की दृष्टि से कुशलता से संचालन कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी का तो यह गृह राज्य है और प्रधानमंत्री जी के जो कुछ दिशा निर्देश में चल रहा है, वो जो कर रहे हैं, अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद जब सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार सरदार पटेल ने कराया था, भले ही बहुत से लोगों के मन में उस समय दूसरे विचार थे, कुछ लोगों ने इनडायरेक्टली खिलाफत भी की थी, रोक टोक भी की थी, परंतु आज अगर आप देखें तो चाहे पावागढ़ में मां काली के मंदिर, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महाकाल, केदारनाथ या श्री राम जन्मभूमि, ये सब के सब सरदार साहब के उसी विचार को जो उन्होंने सूत्रपात किया था सोमनाथ से, उसको विराट रूप देने का काम मोदी जी ने किया है। और मैं कांग्रेस के लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि सरदार साहब के विचारों को तो आपने बहुत रोकने का प्रयास किया, उनके साथ स्वतंत्रता के समय क्या अन्याय हुआ वह एक अलग विषय है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। परंतु उनकी मृत्यु 1950 में हुई जब उन्होंने शरीर छोड़ा। उसके बाद 1960 में गुजरात बनने तक एक कोई संस्थान बताइए, एक कोई प्रोजेक्ट बताइए, एक कोई ऐसा स्थान बताइए जो सरदार साहब के नाम पे बनाया गया हो। भारत रत्न तो अलग छोड़ दीजिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये सरदार साहब के नाम के साथ आपके मन में इतनी हिकारत क्यों थी? 2014 में हमारी सरकार आने से पहले कांग्रेस के किसी अधिवेशन की कोई एक फोटो दिखाइए जिसके बैकड्रॉप में सरदार साहब का कभी चित्र लगा हुआ हो। इसलिए सरदार पटेल की जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में बनी है, आज तक कांग्रेस पार्टी का कोई नेता वहां जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने क्यों नहीं गया?
सरदार सरोवर के रोकने के लिए आपने जमीन आसमान एक कर दिया। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि ठीक है, उस जमाने में सरदार साहब के प्रति कांग्रेस में एक परिवार के मन में कोई अन्यथा भाव रहा होगा, वो नहीं गए। पर आज गुजरात कांग्रेस के नेताओं से हम पूछना चाहते हैं, जैसे सोमनाथ के मंदिर के निर्माण के समय सरदार पटेल ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की थी कि कौन क्या सोच रहा है दिल्ली में बैठ के। तो मैं गुजरात के कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप में से भी कोई एक सरदार साहब की मूर्ति के ऊपर अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए क्यों नहीं गया है, ये हम जानना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि विषय सांस्कृतिक गौरव का हो या गुजरात की अस्मिता का या सरदार साहब जैसे विराट व्यक्तित्व को वास्तविक श्रद्धा देने का, हमेशा कांग्रेस एक निगेटिव पॉलिटिक्स या एक नकारात्मक राजनीति ही क्यों करती रहती है। अंत में मैं यह कहता हूं कि गुजरात वह धरती है जहां से महात्मा गांधी निकले, वह धरती जहां से सरदार पटेल ने पूरे भारत को एकीकरण किया, और आज स्वतंत्र भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी गुजरात की धरती से 21वीं सदी में भारत को नए भारत और महान भारत बनाने की तरफ आगे ले जा रहे हैं। तो जब इतिहास के हर मोड़ पर गुजरात ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इस मौके पे गुजरात सिर्फ महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगा बल्कि उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। इसलिए इन चुनावों में मैं यह अपेक्षा करता हूं कि पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए सबसे ऐतिहासिक जनादेश गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। और हम जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी वडोदरा से हमें वह जनादेश प्राप्त होगा जो पूरे गुजरात में एक सांस्कृतिक चेतना, एक राजनीतिक चेतना का एक नया उदाहरण बनकर सामने खड़ा होगा। धन्यवाद। सर, मनीष सिसोदिया जी ने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर कि अरविंद केजरीवाल की हत्या आप करवा सकते हैं। देखिए, वो लोग किस बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं। उनकी आदत ही है कि आरोप लगाना और उसके बाद शूट एंड स्कूट जिसको कहते हैं। अब उदाहरण के लिए हम एक बात कहना चाहते हैं, ये तो वही थे ना जो कहते थे हम सुरक्षा नहीं लेंगे। याद करिए, दिल्ली में एक वैगन आर याद है आपको? वैगन आर गाड़ी होती थी, और आज जानते हैं क्या स्थिति है। पंजाब के उनके मुख्यमंत्री जी बादल साहब 30 गाड़ियों के फ्लीट में चलते थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह 30 गाड़ियों की फ्लीट में चलते थे, और उनके पंजाब के मुख्यमंत्री 42 गाड़ियों की फ्लीट में चलते हैं। कहाँ थी वैगन आर, कहाँ है 42 गाड़ियों का लश्कर जर्रार? तो या तो वह यह बात माने कि उनके पास जेड सिक्योरिटी है, और इसके उपरांत इस प्रकार की बातें करना मुझे लग रहा है गुजरात में अपनी हैसियत बनाने की जो कवायद है उसमें पूरी तरीके से नाकाम होने के कारण इस ढंग की खबरों के द्वारा येन केन प्रकारेण सिर्फ मीडिया का अट्रैक्शन प्राप्त करने का प्रयास कर। इसलिए मैं एक पंक्ति और कह देना चाहता हूं, चूंकि उन्होंने संदर्भ दिया है। गुजरात के चुनाव में सभी पार्टियां अलग अलग कारणों से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ अपनी जमीन बचानी है, आम आदमी पार्टी को सिर्फ अपनी हैसियत बनानी है, ओवैसी जैसी पार्टियों को सिर्फ आग लगानी है, और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सरकार बनानी है। सर, कांग्रेस बोल रही है कि बी टीम है बीजेपी की, आम आदमी और ओवैसी। सत्ता के पहले पायदान तक आम आदमी पार्टी की पालकी ढोकर किसने पहुंचाया था? दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया था। और कोई भी मुद्दा हो, दोनों में गजब की जुगलबंदी है। धारा 370 पे दोनों साथ साथ, कॉमन सिविल कोड पे दोनों साथ साथ, 35A पे दोनों साथ साथ, CA NRC पे दोनों साथ साथ, ट्रिपल तलाक पे दोनों साथ साथ, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक जैसे संवेदनशील मुद्दों पे दोनों साथ साथ। तो जवाबी कव्वाली तो वो आपस में खेल रहे हैं। तो दोनों तो एक दूसरे की प्रतिकृति हैं और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने जो सावरकर जी के बारे में टिप्पणी की, उसके बारे में देखिए, दुर्भाग्य ये है कि शायद कांग्रेस के नेता अपने ही नेताओं के बारे में नहीं। स्वतंत्र वीर सावरकर भारत के इतिहास के एकमेव क्रांतिकारी हैं जिनको 2 जन्मों का कारावास हुआ। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस वर्ष में उनको 2 जन्मों का कारावास हुआ वो वर्ष था 1910, और 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष जानते कौन था? विलियम वेडनबर्न,
ये ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे, इंपीरियल सिविल सर्विसेज के ऑफिसर के सदारत में बैठे थे, तो आप माफी की बातें करते, आप तो मातहत थे। और दूसरा, यदि राहुल गांधी जी नाम में गांधी लगाए हैं तो कभी गांधी जी का भी तो कुछ पढ़ लिया करें। 26 मई 1920 को महात्मा गांधी ने स्वयं के द्वारा संपादित यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था जिसका शीर्षक था सावरकर ब्रदर्स, और उसमें महात्मा गांधी लिखते हैं कि इनमें से एक भाई विनायक सावरकर से मुझे लंदन में मिलने का मौका मिला, और आगे गांधी जी का शब्द है, मेरी नजर में वो बहादुर, चतुर और देशभक्त है। गांधी जी कह रहे हैं मेरी नजर में वो बहादुर, चतुर और देशभक्त हैं, और आगे वो लिख रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य की बुराइयों को उन्होंने मुझसे पहले पहचान लिया था। अब हम ओरिजिनल महात्मा गांधी को सही माने या आज के केवल और केवल गांधी का नाम रखने वाले, वन एंड एक्सक्लूसिव ओनली कॉपीराइट होल्डर का क्लेम करने वाले राहुल गांधी जी, लगता गांधी जी को ही नहीं पढ़ते, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। सर, गुजरात में दिल्ली और पंजाब जैसी हालत होगी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी आ रही है। यह प्रश्न तो आपको उनसे पूछना चाहिए। हमारे लिए सम्मुख कोई भी हो, हमारे लिए एक ही लक्ष्य है कि गुजरात जिस विकास और गौरव के पथ पर उत्तरोत्तर चल रहा है, उसको रोकने वाली शक्तियां जिन्होंने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी सारे अवरोध खड़े किए, इसके उपरांत हमें विकास की उस नई ऊंचाइयों तक गुजरात को ले जाना है। बाकी सबको आपस में क्या करना है उन्हें तय करना है। सर, आप गुजरात में रिकॉर्ड ब्रेक जीत की उम्मीद तो लगा रहे हैं, लेकिन गुजरात को आपने अब तक मैनिफेस्टो भी नहीं किया है। एक सप्ताह हो चुकी है, क्या कुछ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास गुजरात की जनता को देने के लिए? प्रतीक्षा करिए, जल्दी ही मैनिफेस्टो रिलीज होने जा रहा है। एक सप्ताह ही बाकी है। नहीं, हो सकता है जल्द, 1-2 दिन के अंदर। गुजरात में विकास हो रहा है, साथ में महंगाई भी बढ़ रही है, तो महंगाई कम करने के लिए तो पार्टी क्या करेगी? देखिए, महंगाई की दर आज भी निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है पिछले 3-4 वर्षों में, पर यह भी ध्यान रखिए विश्व में 63 देशों में महंगाई दर 10% से ऊपर है। ये इंग्लैंड में सारा सत्ता परिवर्तन क्यों हुआ है? अर्थव्यवस्था और महंगाई की वजह से। पूरा यूरोप महंगाई की दौर में, आप लोग प्रबुद्ध हैं, आप जाके देखिए, अमेरिका में भयंकर महंगाई, इसीलिए वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं। चीन में स्थिति ये है कि वहां से सीधे खबर तो आती नहीं है, मीडिया में इस ढंग की खबरें थी कि हुनान प्रोविंस में बैंक डिफॉल्टर हो गए और इस कारण से बैंकों के बाहर टैंक लगाने पड़े। मैं श्रीलंका, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। इतने बुरे दौर में भी, वैश्विक अर्थव्यवस्था के बुरे दौर में, यूं समझिए कि समुद्र में सुनामी आई हुई है, उसके बावजूद हमारा जहाज का कैप्टन यानी श्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी कुशलता के साथ उसे चलाते हुए ले जा रहे हैं। इस बुरे दौर में भी हमारी आज महंगाई की दर विकास की दर से नीचे, जबकि अच्छे से अच्छे दौर में, कांग्रेस के दौर में हमेशा विकास की दर महंगाई की दर के नीचे रहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति है उस पर सरकार के सामने सवाल रखे हैं, उसके बारे में क्या? देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट का अपना परव्यू है और जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होता है हम सब मानते हैं, और उस पर सरकार अपना जो भी संवैधानिक दृष्टि से उत्तर होगी वो देगी। सुल्तान जी, गांधी जी के पौत्र ने बोला है कि जिस तरह से डॉलर के सामने रुपया गिरता जा रहा है, तो उसपे से उसके दादाजी का, गांधी जी का फोटो हटा देना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका प्रश्न उनसे पूछ लीजिए जो कह रहे थे कि गणेश जी और लक्ष्मी जी का लगा देना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, कृपया करेंसी नोट के ऊपर यह विचार न करें। और मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं, मान्यवर, अमेरिका सेंट्रिक माइंडसेट से बाहर आइए। हम यूरो के मुकाबले मजबूत हुए हैं, बेहतर स्थिति में, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले बेहतर स्थिति में है, जापानीज येन के मुकाबले बेहतर स्थिति में है, इवन चाइना की करेंसी के मुकाबले हम बेहतर स्थिति में हैं। जो डॉलर में स्थिति आ रही है वो इसलिए कि लगातार फेडरल रिजर्व डॉलर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, चूंकि अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। और यदि किसी को इस पर अविश्वास हो तो मैं कोट करके बता रहा हूं, आज से नहीं, यह विषय 1.5 साल से चल रहा है। 21 नवंबर 2021 को व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज जाके देख लीजिए कि उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोले। उसके 3 महीने के बाद उन्होंने बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए। किस लिए? महंगाई को कर्व करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, दुनिया में और भी हैं, उसकी तुलना में देखिए कि भारत किस स्थिति में है। सर, कल जो डेटा हुआ, जो रिलीज हुआ, उसमें बीजेपी के जो उम्मीदवार प्रत्याशी है वो करोड़पति है, जो 5 साल पहले नहीं, सबसे ज्यादा बीजेपी के प्रत्याशी। देखिए, जहां तक अगर आपने देखा होगा तो सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार कौन सी पार्टी में है?
हाँ, तो नहीं, मीडिया की जो रिपोर्ट है, हम ये कहना चाहते हैं कि यदि किसी भी प्रत्याशी की जो भी संपत्ति है, ये तो सार्वजनिक दृष्टि से होता है ना। तो आज की डेट में कोई सार्वजनिक रूप से किसी की भी कोई संपत्ति है तो जनता की नॉलेज में है, उसमें कोई बात छुपी हुई हो, छुपा के ढका के कुछ किया हो तो बात हो सकती है, और जो बात सामने है तो जनता के सामने ही दिखती है। हिमांशु जी, कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्शन लड़ते हो और 5 साल के अंदर आप चुने जाते हो तो 5 साल में आपकी संपत्ति बढ़ जाती है। अगर दूसरा नहीं तो बहुत सी होती है, अगर आपकी अचल सवाल को समझिए कि भाई आप पॉलिटिक्स में आइए, 5 साल अगर जीतते हो तो आपकी संपत्ति बढ़ जाती है। मैं कह रहा हूं जो पॉलिटिक्स में नहीं भी रहता है 5 साल में उसकी अचल संपत्ति बढ़ती है कि नहीं? नहीं तो परसेंटेज वाइज ज्यादा बढ़ती है। नहीं तो अब ये प्रतिशत की जो आप बात कह रहे हैं, तो दूसरे व्यवसाय से पॉलिटिक्स व्यवसाय अच्छा है। देखिए मैं एक बात कह रहा हूं कि इसमें जो आप बात कह रहे हैं वो तो पब्लिक डोमेन में है ना। जो नहीं भी चुनाव लड़ता है, आपके मकान की कीमत बढ़ती कि नहीं 5 साल में? हाँ, तो रेशियो में अगर अलग है तो रेशियो आप चेक कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा याद दिलाया। पॉलिटिक्स में आने से एक चीज ऐसी होती है कि 3 पीढ़ी से अगर किसी ने कुछ भी ना किया धरा हो, मतलब नेहरू जी के बाद न किसी ने नौकरी की है न व्यवसाय किया है, फिर भी सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कैसे आ जाती है, ये शोध करना चाहिए। और सैकड़ों करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस भी आ जाता है, ये शोध करना चाहिए। और इतना ही नहीं, पूरे भारत में होता है। बिहार में गरीब गुरबा की सरकार होती है और 30 साल में कोई कुछ नहीं करता परिवार का, और गरीब गुरबा की राजनीति, लालू जी ने कहा था ना, और उनके परिवार के लोग बिहार का सबसे अमीर परिवार हो जाता है। ना, मैं तो कह रहा हूं ना, आप शोध करके बताइए कि बगैर काम किए हुए सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कैसे हो जाती है। आपने कहा ना संपत्ति थी और बढ़ गई, यहां कुछ किया ही नहीं, ये बगैर किए दे कृपा कहां से आ जाती है, ये आप शोध करिएगा। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, प्रधानमंत्री जी आकर गए और अब गृहमंत्री जी आ रहे हैं। कोई खास सर्वे में रिपोर्ट सामने आई है कि कोई एक सीट को लेकर डर बना हुआ है वडोदरा में? आपको यदि लगता है कि प्रधानमंत्री जी तो यहां से सांसद का चुनाव लड़े थे, रिकॉर्ड मतों से जीते थे, परंतु उसके बावजूद उन्होंने काशी को चुना, क्योंकि वडोदरा की जनता ने जो स्नेह दिया था उसके बाद उन्होंने उत्तरदायित्व तो आपको दिया, तो वडोदरा के साथ तो उनका एक अलग लगाव है। मैं कह सकता हूं कि 2014 में जो इतिहास बना था, वो इतिहास में वडोदरा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो निश्चित रूप से उस स्नेह के कारण और वडोदरा की धरती को कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी आते हैं। प्रधानमंत्री जी आए लेकिन गृहमंत्री जी भी आ रहे हैं, ये सवाल है। अपने गृह राज्य में गृह मंत्री जी को आने के लिए क्या किसी की परमिशन की आवश्यकता है? तो उनका भी हृदय अपने गृह राज्य में निश्चित रूप से अधिक आने का विचार होता होगा, तो वो भी आ रहे हैं। Thank you so much.